हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयार स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की। और 9th में जैसे कि आपने लास्ट सेशन में प्रैक्टिस सेट देखा था एक, जिसमें आपने 8-9 क्वेश्चंस देखे थे और बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को समझा था। आज के सेशन में हम एक बार दोबारा फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, ठीक है? लास्ट सेशन जो आपका हुआ था वहाँ पर आपने फर्स्ट चैप्टर के ही आपने क्वेश्चन आंसर्स को देखा था, ठीक है? तो उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे फिर आज। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले एमसीक्यू की बात हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करा जाता है। तो बहुत अच्छे से आपकी गैस कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ड्राई आइस क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब सॉलिड स्टेट में ले जाया जाता है या बहुत कम टेम्परेचर पे ले जाया जाता है तो उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेज एट रूम टेम्परेचर? तो अंतर आणविक बल किसके कणों के मध्य सबसे अच्छा होता है? तो किसके कणों के मध्य? आयरन, क्योंकि ये ठोस अवस्था में आपको मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन था द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज? सी लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 उसमें ऐड कर देंगे। तो 100 प्लस 273 373 केल्विन। ओके, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर? पानी का वाष्पीकरण किसकी वजह से ज्यादा हो जाएगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो इवेपोरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए जब गर्मियों में आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो इसी वजह से। ओके, और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई इथाइल ईथर एसीटोन एंड ब्यूटाइल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट दियर बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल? तो केल्विन स्केल में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस के तापमान में आप 273 ऐड कर लीजिए, आपको किसका मिल जाएगा? डिग्री केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही किया था और फिर हमें मिला था 308, 329 और 391 केल्विन, जो आपके केमिकल्स दिए गए हैं उनके। फिल इन द ब्लैंक्स। इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू अ कूलिंग इफेक्ट। वाष्पीकरण से हमें ठंडक का अनुभव होता है। एट रूम टेम्परेचर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस आर देन दोज विच एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। तो आपका अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है कहाँ पर? ठोस में। इसी वजह से उनका एक निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है, ठीक है? थर्ड, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल जो अरेंज रहते हैं इज लेस ऑर्डर्ड। सबसे कम अरेंजमेंट किस में देखने को मिलता है? लेस ऑर्डर मतलब किसी भी ऑर्डर में नहीं है, वो किसी क्रम में नहीं है, वो गैसेस में होता है। स्टेट हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन द डैश स्टेट। तो लेस ऑर्डर्ड लिक्विड स्टेट में होते हैं और जबकि देयर इज नो ऑर्डर इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं भी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इसीलिए आप क्या कहते हैं कि आपने कहीं परफ्यूम की बोतल एक कोने में खुली छोड़ी तो पूरे रूम में स्मेल आ गई, तो वो किसके कारण हुआ? कि परफ्यूम क्या है? गैस है वो एक। तो गैस के जो पार्टिकल है वो फ्री है मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है? उनमें कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है। लिक्विड सिर्फ आप देखते होंगे लिक्विड ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं तो उनमें लेस ऑर्डर्ड होते हैं, और जबकि जो आपके ठोस होते हैं उनमें अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है, इसीलिए उनका डेफिनेट शेप की बात कर रहे हैं आप लोग। ओके, तो लिक्विड हो गया लेस ऑर्डर्ड और गैसेस हो गया देयर इज नो ऑर्डर। फोर्थ था डैश इज द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द डैश स्टेट, ठीक है? तो आप ठोस को यानी सॉलिड को डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज करते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, ठीक है? ऊर्ध्वपातन जैसी स्थितियों में आप इसकी बात करते हैं। ओके, तो पहला हो गया सब्लिमेशन, वो चेंज होता है जहां पर ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन होता है और आप लिक्विड स्टेट वहां पर आपको नहीं मिलती है। जबकि 20 की स्टेट क्या होती है? लिक्विड होती है ना। ठोस के बाद द्रव आता है, द्रव के बाद गैस आता है, लेकिन ठोस से अगर सीधा गैस बन रहा है तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। ओके, और लिक्विड स्टेट में हम नहीं पहुंच रहे हैं वहां पर। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू द गैसेस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है?
क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। फर्स्ट है आपका, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। यानी कि जो स्मेल होती है, सुगंध होती है गर्म भोजन की, वो दूर तक पहुंच जाती है कई मीटर, जबकि अगर भोजन ठंडा है तो उस ठंडे भोजन की स्मेल लेने के लिए, यानी गंध लेने के लिए आपको भोजन के पास जाना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? तो क्योंकि गर्मी पा करके या हीट पा करके जो आपके स्मेल यानी कि जो गैस होगी वो क्या हो जाएंगे, उनमें एंथैल्पी बढ़ जाती है, या उनमें जब आप कहते हैं कि मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, हलचल ज़्यादा हो जाती है, तो वो दूर तक चले जाते हैं। जबकि जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसमें किसी भी प्रकार की गैस नहीं निकलेगी, और गैस नहीं बन रही है तो फिर आपको गैसेस स्टेट में स्मेल फिर दूर तक नहीं आएगी। ओके, so the smell of hot sizzling food reaches several meters away as the particle of hot food have more kinetic energy। movement का मतलब क्या है? kinetic energy ज़्यादा है, गतिज ऊर्जा उनकी ज़्यादा है, इस वजह से hence the rate of diffusion is more than the particle of cold food। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है गर्म फूड में, और इस वजह से वो गतिज ऊर्जा पा करके दूर दूर तक आपको उसकी सुगंध प्राप्त हो रही है। ठीक है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाले गैसों की कणों की गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो मूवमेंट जो मैंने कहा, ठीक है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण, डिफ्यूजन, उसका फैलाव तेजी से होता है। अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ जो है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताओं की बात करें, ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ का जो कण है उस कण की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में बताना है, विशेषताएं क्या क्या होंगी। तो पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हमने पार्टिकल्स के बारे में क्या बात की कि वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है, यानी अणुओं के मध्य या कणों के बीच में। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? अणुओं के बीच में क्या पाया जाएगा? स्पेस, यानी कि रिक्त स्थान पाया जाता है। जब हम मैटर को 3 फिजिकल स्टेट में क्लासिफाई कर रहे थे, ये आपका सॉलिड था, तो मॉलिक्यूल के बीच में हमने क्या बोला? स्पेस कम हो गया, लेकिन स्पेस तो था। ठीक है, ये सॉलिड की बात हो रही है। अगर लिक्विड की बात करेंगे तो हमने कहा था स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो गया, और अगर गैसेस स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा हमको मिल रहा है, ये बीच का स्पेस। तो यानी स्पेस वहाँ पर है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी किसी भी फेज की बात करें, जब हम मैटर पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ के कण जो हैं या अणु जो वहाँ पर पाए जा रहे हैं पदार्थ के अंदर, उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड है पार्टिकल हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो आपके पार्टिकल हैं, कण हैं, उनके बीच में क्या पाया जाएगा? मॉलिक्यूल्स, अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, यानी आकर्षण बल पाया जाएगा। तो यानी ये जो आपस के कण होंगे, इनके बीच में क्या होगा? एक फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल, जिसके द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक है, इसी प्रकार का आकर्षण बल लिक्विड में भी देखने को मिलेगा और गैसों में भी देखने को मिलेगा। यानी जो अणु है, अब वो अणु एक दूसरे से आणविक बलों के द्वारा, जो कि आकर्षण का है, आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए। ठीक है, थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। तो जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं किसी भी मैटर के अंदर, यानी पदार्थ के अंदर कण फ्री है, स्वतंत्र है मूव करने के लिए, लेकिन वो मूवमेंट जो होता है वो अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पर वो इतना फ्री नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लिक्विड में उससे कम है, गैस में सबसे कम है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है और स्पेस भी कम है, तो जो आपका पार्टिकल होगा वो फ्री नहीं है इतना कि वो मूव कर पाए, इसीलिए इनका आकार कैसा हो रहा है? निश्चित हो रहा है। लिक्विड में वो थोड़ा फ्री है, इसलिए इनमें फ्लूइडिटी का गुण आ रहा है। गैस में वो एकदम ही फ्री हो रहा है, इसीलिए वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके, तो ये आपके 3 यहाँ पर प्रॉपर्टीज हमने कणों की देखी।
पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं और पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो छोटे होते हैं इन साइज। जल्दी से नोट करेंगे क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। ठीक है, यानी कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या मतलब क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन जब आप करते हैं तो वो क्या होता है, घनत्व होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा। तो इनको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग डेंसिटी के, यानी कि घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में, यानी जो जिसका सबसे कम घनत्व होगा वो सबसे पहले आएगा। जो चीज सबसे हल्की होगी, जिसका द्रव्यमान कम उसका घनत्व कम। ठीक है, घनत्व क्या कर रहा है, द्रव्यमान से डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा किसी भी वस्तु का, उनका घनत्व भी बढ़ता जाएगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका घनत्व भी कम होगा। ठीक है, तो पहला है एयर, दूसरा है आपका एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से निकलने वाला धुआं, हनी हो गया शहद, वाटर पानी, चौक आपको पता ही है, कॉटन, रुई आयरन यानी लोहा। तो आपको देखना है कि इनमें से सबसे हल्की कौन है और सबसे भारी कौन। ओके, तो इनका जो ऑर्डर होगा वो एयर सबसे हल्की होगी तो उसका घनत्व भी सबसे क्या होगा, कम होगा। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, क्योंकि उसमें अब और गैसेस भी आ गई हैं। ठीक है, कुछ कुछ पार्टिकल्स भी आ जाएंगे धुएं में, जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल होते हैं, तो उसका वेट थोड़ा बढ़ जाएगा तो घनत्व भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर कॉटन की बात करेंगे, वो फिर एयर और चिमनी से जो निकलने वाला धुआं है उन दोनों से भारी होगी, इस वजह से उसका घनत्व इन दोनों की तुलना में ज़्यादा होगा। ये बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, फिर कॉटन से ज़्यादा वाटर, वाटर से ज़्यादा हनी, हनी कैसा होता है, थोड़ा सा विस्कस हो जाता है, विस्कस बोलेंगे, या फिर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो गाढ़ा होने के कारण उसका द्रव्यमान पानी की तुलना में ज़्यादा होगा, तो पानी की तुलना में ज़्यादा होने की वजह से उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। और चौक, चौक की बात करेंगी। और दूसरा, क्योंकि आयतन के कैसे हैं, अगर आयतन बढ़ेगा तो आपका घनत्व घटता है, तो हवा का आयतन सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल को क्या करेगी, कवर करेगी, आपका सबसे ज़्यादा आयतन घेरेगी, तो इसका मतलब घनत्व सबसे कम। इसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से निकलने वाले धुआं आयतन कम घेरेगा हवा की तुलना में। कॉटन बहुत कम आयतन घेरेगी, वाटर उससे कम आयतन घेरेगा, हनी उससे कम आयतन घेरेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जितना क्या हो रहा है, आयतन जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे घनत्व कम हो रहा है। या आप क्या कहेंगे कि अगर आयतन घटेगा तो आपका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह ये घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम आपको दिख रहा है और आयतन का घटता हुआ क्रम। वहीं पर द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम है और घनत्व का भी बढ़ता हुआ क्रम। ओके, फिर हनी से ज्यादा चौक, चौक से ज्यादा डेंसिटी किसमें होगी, आयरन में होगी, लोहे में। ओके, तो घनत्व बढ़ते हुए क्रम में सबसे वायु, फिर चिमनी, चिमनी के बाद रुई, रुई के बाद जल, जल के बाद शहद, शहद के बाद चौक, चौक के बाद लोहा। ओके, क्लियर। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की आपने 3 फिजिकल स्टेट देखी हैं और उन तीनों में आपको डिफरेंस बताने अलग अलग। ओके, एक टेबल के रूप में। तो पहला है आपका कैरेक्टरिस्टिक, आपको एक साइड दी गई है कि ये कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज उनमें है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपके 3 फिजिकल स्टेट हो गई, यानी भौतिक अवस्थाएं होगी। ठीक है, क्या, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ये 3 फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्थाएं किसकी, मैटर की, पदार्थ की। ओके, और उनकी विशेषताएं उधर दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे शेप की।
आकार किस प्रकार का होता है? तो सॉलिड यानी ठोस में फिक्स शेप होती है और लिक्विड में कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिस भी बर्तन में डालोगे उसका आकार ले लेंगे। सेम किस में होता है? गैस में होता है। दूसरा वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है सॉलिड का, जितना आयतन यहाँ घेरेगी उतना ही कहीं और घेरेगी। इसका भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। 1 लीटर पानी को 1 लीटर के वास में डालो या फिर आप 500 लीटर की टैंक में डालो, आयतन 1 लीटर का ही घेरेगी, ठीक है। जबकि इसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता गैस का। क्यों? क्योंकि आप जितने बड़े बर्तन में आप गैस को डालिए, कितनी भी गैस है, वो उसका पूरा आयतन घेर लेती है। रिजिडिटी या फ्लूइडिटी, रिजिडिटी इनमें पाई जाती है, रिजिड होते हैं कठोर, लेकिन कैन नॉट फ्लो, कांट फ्लो यानी कि फ्लो नहीं करते आपके जो ठोस होते हैं। लिक्विड की बात करेंगे, कैन फ्लो यानी कि उनमें बहने का गुण होता है, नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होते, ओके। गैस की बात करेंगे, कैन फ्लो, गैस बह सकते हैं और ये भी रिजिड नहीं होते, ओके। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम, अधिकतम होता है ठोसों में, ठोसों की तुलना में क्या होता है? लिक्विड में कम होता है, लेस देन सॉलिड, लेकिन मोर देन गैस, गैस की तुलना में ज़्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और वेरी लेस, सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, स्पेस सबसे कम यहाँ होगा, वेरी लेस लिक्विड में, मोर देन सॉलिड, सॉलिड की तुलना में ज़्यादा अणु दूर दूर होंगे, रिक्त स्थान ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान किस में पाया जाता है? गैस में पाया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते आप। नेग्लिजिबल, बहुत कम कंप्रेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नगण्य। कंप्रेसिबल, लिक्विड क्या हो सकते हैं? उनको कंप्रेस किया जा सकता है। और गैसेस को हाईली कंप्रेसिबल यानी कि बहुत ज़्यादा कंप्रेस आप कर सकते हैं। कंप्रेस यानी दबाव डालना, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए इस प्रकार हिंदी में जल्दी से नोट करेंगे। इसमें एक और पॉइंट है विसरण डिफ्यूजन का। तो ठोस विसरित नहीं होते हैं, लिक्विड विसरित होते हैं। और सबसे ज़्यादा विसरण किस में पाया जाता है? गैसों में पाया जाता है, यानी कि डिफ्यूजन का, ओके। चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो इन सब के बारे में क्या आपको बताना है कि ये टर्म्स होती क्या है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले है रिजिडिटी, ठीक है, जिसको आप कठोरता भी कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जैसे मैं इस पेन की बात करूं तो आउटसाइड फोर्स, अगर मैं बाहर से इस पर किसी भी प्रकार का बल लगाऊं तो क्या यह अपना शेप बदलेगा? ये अपने शेप को रिटेन यानी कि दोबारा से उसी प्रकार से रखने की कोशिश करता है, जड़त्व का गुण, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपनी जो प्रेजेंट में, वर्तमान में इसकी स्थिति है उसको बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो इसकी रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत कठोर है ये। वहीं पानी की बात करेंगे कम रिजिड होंगे, गैसेस की बात करेंगे बहुत ज़्यादा आपके क्या होंगे? कम रिजिड होंगे, ओके। कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेस यानी कि दबाव डाल करके हम इसको कितना, और जैसे इसको दबाव डाल के इसके शेप में किस प्रकार से मैं चेंजेस ला सकती हूँ। तो कठोर या ठोस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, नेग्लिजिबल हमने बोला उनकी कंप्रेसिबिलिटी। आप लिक्विड की बात करेंगे तो वो कंप्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस किया जा सकता है। और अगर गैसेस की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि एक इतनी सी छोटी बॉटल में आप बहुत ज़्यादा गैसेस को कंप्रेस करके रख सकते हैं, ओके। रिजिडिटी यानी दृढ़ता, दृढ़ता का गुण आपका पदार्थ का वह गुण है जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोसों में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसीलिए ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं यानी दृढ़ होते हैं। और द्रव और गैस आपके इतने दृढ़ नहीं होते। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान है जिसकी वजह से उन्हें कंप्रेस किया जाता है। क्योंकि ठोसों में रिक्त स्थान कम है बहुत, तो उनको कंप्रेस नहीं किया जाता है। वहीं पर लिक्विड और गैस में आपको क्या मिल रहा है, रिक्त स्थान मिल रहा है, इसलिए उनको कंप्रेस किया जा सकता है। और लिक्विड और गैस की तुलना करेंगे तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ओके। जल्दी से दोनों को नोट करेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका फ्लूडिटी यानी तरलता का गुण। फ्लूडिटी यानी बहने का गुण जो उनमें पाया जाता है। द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो कॉल्ड फ्लूडिटी। गैस आपका क्या होता है, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तरलता कहा जाता है। ओके, द्रव और गैस बहती हैं इसीलिए इन्हें तरल कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते। ठोस आपको पता है उनको जहां पर रख देंगे वहीं पर रखें। ओके, चलिए जल्दी से फ्लूडिटी नोट करेंगे। नेक्स्ट है आपका फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर। गैसेज हैव पार्टिकल विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शन। क्या होता है, गैसेस के पार्टिकल फ्री रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, इसीलिए किसी कंटेनर में डालेंगे उनको तो वो पूरे कंटेनर का जो स्थान होता है उसको घेर लेते हैं। ओके, द गैस कैन फिल द कंटेनर। इस वजह से गैस क्या कर लेती है, कंटेनर को भर देती है। शेप की बात करेंगे, सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड का जो आकार होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड है मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स और उनका जो आकर्षण बल है वो सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, आकार निश्चित हो रहा है। ओके, वेयर एज लिक्विड एंड गैसेस टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। जबकि जो आपके लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, और गैसेस होती हैं वो क्या कर लेते हैं, जिस कंटेनर में जिस बर्तन में डाले जाएंगे उसी का शेप यानी कि आकार ग्रहण कर लेते हैं। ओके, तो बर्तनों में गैस का भरना और आकार दोनों आपको समझा दिया है, जल्दी से नोट करेंगे इसको। चलिए, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आपकी क्या होती है, पार्टिकल जितने मूव करते हैं उनमें जो गति है, गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाएगा आपका। तो गतिज ऊर्जा के कारण गति कर रहे हैं तो जितने गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, द एनर्जी पजेस बाय पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। गति के कारण जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वाइब्रेट रैंडमली। वाइब्रेट रैंडमली का मतलब क्या है, इधर उधर मूव है, फ्री तो मूव करने के लिए। ओके, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, डेंसिटी इट इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। द सॉलिड हैव हाइएस्ट डेंसिटी। क्यों, क्योंकि उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है और मास की बात करेंगे वो ज़्यादा है उनमें, तो इस वजह से उनकी डेंसिटी यानी घनत्व द्रव और गैस की तुलना में ज़्यादा होती है। ओके, गतिज ऊर्जा और घनत्व नोट करिए। ये आपका घनत्व को निकालने के लिए फॉर्मूला है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो होपफुली आज के सेशन में आप हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे चैप्टर 1 के वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। कुछ अगर आप इसी प्रकार के आपके पास टर्म्स आती हैं, क्वेश्चन आएगा तो आप उसके आंसर इसी तरह लिखेंगे जैसे आज के सेशन में हमने लिखे। ओके, तो आपको यहाँ तक अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। रिवीजन हमारा चल रहा है केमिस्ट्री पार्ट में, उसको रिवाइज करते रहिए। कोई क्वेश्चन डाउट आएगा तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।